गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कपूरिया, सहायक आचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय नीमका थाना के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। भारत का भूगोल हम पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल के क्रम में अब तक हमने पढ़ा भारत का सामान्य परिचय, भारत के प्रमुख भूगोलविक संरचना है उसके बारे में हमने पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश, जिसके क्रम में हमने हिमालय को पढ़ लिया था, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश को पढ़ लिया और प्रायद्वीपीय पठार की जो पर्वत श्रृंखलाएं थी उनको हमने पढ़ लिया। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख पठारी क्षेत्रों को। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पठारी क्षेत्र हैं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में। मालवा का पठार, ये वाला पूरा जो है ये मालवा का पठार है। लोकेशन देखते चलें आप। इसी से लगता हुआ बुंदेलखंड का पठार है, इसके ही टच में बिल्कुल ये बंगेलखंड का पठार है। तीनों पठार जो है उनका अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है। इसके बाद ये है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र है। इसके दक्षिण में दंडकारण्य का पठार है। इसके दक्षिण में, छोटा नागपुर के दक्षिण में दंडकारण्य का पठार है। यहाँ दक्कन का पठारी क्षेत्र है जो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। ऊपर वाला हिस्सा महाराष्ट्र का पठार कहलाता है, ये नीचे वाला भाग कर्नाटक का पठार कहलाता है या मैसूर के पठार के नाम से जाना जाता है, और ये वाला जो हिस्सा है वह तेलंगाना के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा छोटा नागपुर के पठार के पूर्व में यहाँ पर ये वाला है शिलोंग का पठार। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र और शिलोंग के पठार के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है जो इन दोनों को अलग करता है। इस पठारी क्षेत्र की विशेषताएं, जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, इसी की विशेषताएं शिलोंग के पठार में पाई जाती हैं। इसलिए शिलोंग का पठार भी जो है वो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन इन दोनों एक अभिनति के द्वारा अलग होते हैं। एक वलन पड़ा और वलन के दौरान एक अभिनति बनी, और जिसके परिणाम स्वरूप दोनों जो है पठारी क्षेत्र अलग हो गए। इस गैप को, ये जो दोनों को अलग करता है, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्वी हिस्से और शिलोंग के पठार के पश्चिमी हिस्से को जो अलग करता है, उस गैप को कहते हैं मालदा गैप अथवा राजमहल गैप। याद रखेंगे, मालदा गैप अथवा राजमहल गैप जो है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र को या प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र को शिलोंग के पठार से अलग करता है, शिलोंग के पठार से अलग करता है। क्लियर है? तो इन सबको हम पढ़ेंगे। मालवा का पठार पढ़ेंगे, बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे, छोटा नागपुर का पठार पढ़ेंगे, दक्कन का पठारी क्षेत्र पढ़ेंगे, दंडकारण्य को पढ़ेंगे और शिलोंग का पठार हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके हम। सबसे पहले मालवा का पठार। तो मैप में इसकी लोकेशन आप देखिए कि ये लोकेशन है मालवा के पठारी क्षेत्र की। इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश में है, जबकि कुछ हिस्सा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। यानी कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से और मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग में, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है उसमें मालवा का पठार का विस्तार पाया जाता है। मालवा का पठार जो है वह अरावली पर्वतमाला यहाँ है इस प्रकार से, और विंध्याचल पर्वतमाला, इसके दक्षिण सिरे पर विंध्याचल पर्वतमाला है, इन दोनों के बीच में है। मालवा का पठार अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में स्थित है। यह एक ज्वालामुखी से निर्मित पठार है, ज्वालामुखी लावा से निर्मित पठार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाएंगी, यहाँ पर जो चट्टानें पाई जा रही हैं वो बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानें हैं। इन बेसाल्टिक चट्टानों में अपर्दन होता है और अपर्दन के परिणाम स्वरूप चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती हैं, जिससे मिट्टी का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हो रहा है। मालवा के पठार में जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी मिलती है, क्योंकि ज्वालामुखी लावा से निर्मित है, बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं, उन चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन होता है, परिणाम स्वरूप काली मिट्टी का क्षेत्र निर्मित हो रहा है। इस पठारी क्षेत्र का ढाल उत्तर की ओर है, इस प्रकार से इसका ढाल है। यही कारण है कि मालवा के पठारी क्षेत्र से जो नदियाँ निकलती हैं, जैसे चंबल है, बेतवा है, काली सिंध है। चंबल, बेतवा और काली सिंध ये सभी नदियाँ गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, या चंबल की सहायक नदियाँ हैं बेतवा, काली सिंध, और चंबल नदी स्वयं जो है वह आगे जाकर के यमुना में मिलती है, जो कि गंगा का ही एक भाग है। तो इस प्रकार से चंबल, बेतवा और काली सिंध जो नदियां हैं वो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बनती हैं। चंबल और उसकी सहायक नदियां मालवा के पठारी क्षेत्र को अपर्दित कर रही हैं। मालवा का पठारी क्षेत्र चूंकि बेसाल्टिक चट्टानों का है, तो बेसाल्टिक चट्टानें वैसे तो कठोर होती हैं, लेकिन बीच बीच में कई जगह कोमल चट्टानें पाई जाती हैं। नदियां अपने प्रवाह वेग के साथ इन कोमल चट्टानों को हटा जाती हैं, जिसके कारण गहरे खड्ड बन गए हैं। तो ये जो अपर्दन होता है मालवा के पठारी क्षेत्र में, इसको अवनलिका अपर्दन, गली इरोजन कहा जाता है। अवनलिका अपर्दन कहा जाता है, गली इरोजन कहा जाता है। क्लियर है?
इस गली इरोजन के कारण इस क्षेत्र में बीहड़ भूमि या बेडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण हो रहा है। बेडलैंड टोपोग्राफी या बीहड़ भूमि का उत्खात भूमि इसे हम कह सकते हैं, बीहड़ भूमि कह सकते हैं, बेडलैंड टोपोग्राफी कह सकते हैं। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बेडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण किन नदियों के अपर्दन से हो रहा है, तो आपको बताना होगा चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। मालवा के पठारी क्षेत्र में जो बेसाल्टिक चट्टानों के बीच में कोमल चट्टानें पाई जाती हैं उनका अपर्दन कर दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर गली इरोजन होता है, गली इरोजन होता है, और यही गली इरोजन जो है बीहड़ भूमि को बनाता है। तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर बीहड़ भूमि पाई जाती हैं, जहाँ पर डाकू पाए जाते हैं। इनके रहने के लिए, इनको छुपने के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी जगह उपलब्ध हो जाती है, जिसके कारण यह क्षेत्र जो है वह डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। मालवा के पठार के बाद दूसरा पठार आता है बुंदेलखंड का पठार। इस बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र का आप मैप में इस प्रकार से देख सकते हैं, ये यूपी है और ये एमपी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बुंदेलखंड का पठार स्थित है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसका अधिकांशतः हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर जो ग्रेनाइट पाई जाता है वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होता है। गुलाबी ग्रेनाइट, लाल और भूरे जो ग्रेनाइट हो बहुत ही प्रसिद्ध हैं पत्थर के रूप में, जिनसे भवन निर्माण के लिए और बहुत ही काम आने वाली चीज़ है ये। और सिद्ध बाबा पहाड़ी 1722 मीटर बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सिद्ध बाबा पहाड़ी, बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में है। बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में कुछ ऊंची जगह पाई जाती हैं, कुछ ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, शिखर पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सिद्ध बाबा पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, पर्वत है, पहाड़ी है। क्लियर है। इसके बाद आता है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र का हम विवरण देखें तो इस मैप में आपको चित्र दिखाया गया है। इस मैप में आप देखें कि ये मेकाल की पहाड़ी है। इस मेकाल की पहाड़ी के उत्तर पश्चिम की तरफ से एक नदी निकल रही है। एक नदी निकल रही है सोन रिवर के नाम से। सोन रिवर छोटे नागपुर के पठार की पश्चिमी सीमा बनाती है। सोन रिवर छोटा नागपुर के पठार की पश्चिमी सीमा बनाती है। क्लियर है। इसके बीच से एक नदी निकलती है जिसको हम दामोदर नदी कहते हैं। ये दामोदर नदी आगे जाकर के हुगली नदी में मिलती है, जो कि पश्चिम बंगाल से निकलती है। गंगा नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है या ट्रिब्यूटरी है, सॉरी। तो हुगली नदी में जाकर के मिलती है, दो भागों में इसको विभाजित कर देती है। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है। पहले बिहार के साथ भी आता था, क्योंकि बिहार का विभाजन हो गया झारखंड में, तो अब यह इसका जो स्थिति है छोटे नागपुर के पठार की, वह मुख्य रूप से झारखंड में है और पश्चिम बंगाल में इसका हिस्सा आता है। छोटे नागपुर के पठार से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। एक दामोदर नदी निकलती है और दूसरी स्वर्णरेखा नदी निकलती है। स्वर्णरेखा नदी निकलती है, ठीक है। दो नदियां निकलती हैं छोटा नागपुर के पठार से, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी पठार के बीचों बीच दो भागों में विभाजित करती है। भ्रंश घाटी से होकर के हुगली नदी में मिलती है। याद रखें, भ्रंश घाटी से भारत में तीन नदियां निकलती हैं, तीन नदियां बहती हैं भ्रंश घाटी से होकर के भारत की। एक नर्मदा, दूसरी ताप्ती और तीसरी दामोदर। NTD याद रखेंगे। भारत में भ्रंश घाटी से होकर के गुजरने वाली तीन नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से होकर के ही गुजरती है और यह छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित कर देती है। इसका उत्तर का जो भाग है वह हजारीबाग के पठार के नाम से जानता है। हजारीबाग के पठार इसका पश्चिमी हिस्सा है। इसके पूर्वी हिस्से को कोडरमा के पठार के नाम से जाना जाता है। कोडरमा का पठार ये, और ये हजारीबाग का पठार, और नीचे जो था दक्षिण वाला हिस्सा वह रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। भ्रंश घाटी से भारत की तीन नदियां बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, याद रखेंगे इस चीज को। दो भागों में बांटती है नर्मदा नदी। ऊपर का भाग जो है वो हजारीबाग और कोडरमा के पठार का नाम कहलाता है और दक्षिण का भाग जो है रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी जो है हुगली नदी की सहायक नदी है। याद रखेंगे, हुगली नदी की सहायक नदी है। और हुगली नदी जो है वह सहायक नदी है किसकी? एक ट्रिब्यूटरी के रूप में अलग होती है गंगा नदी से।
जैसे ही गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल से बहते हुए बंगाल में प्रवेश करती है या बंगाल में प्रवेश करती है तो वहाँ पर एक भाग बांग्लादेश में लग जाता है और दूसरा भाग नीचे आता है। यही जो नीचे आ रहा भाग है वह हुगली नदी कहलाती है और इसी नदी की एक सहायक नदी है दामोदर नदी। क्लियर है? जो कि एक भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। छोटा जो रांची का पठार जो है वह एक संप्राय मैदान का उदाहरण प्रस्तुत करता है। संप्राय मैदान का उदाहरण प्रस्तुत करता है। डेविस और पैंक ने एक अपर्दन की साइकिल दी थी और उस साइकिल में जब अपर्दन कंप्लीट हो जाता है तो एक ऊंचा उठा हुआ भाग जो है एक संप्राय मैदान में तब्दील हो जाता है, लगभग समतल मैदान। ठीक है, संप्राय मैदान का मतलब हो गया पेनी प्लेन, लगभग समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। तो जो रांची का पठारी क्षेत्र है वह संप्राय मैदान का उदाहरण प्रस्तुत करता है। छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिजों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र जो है वह खनिजों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ कोयला, लोहा और एल्यूमिनियम बहुतायत में पाए जाते हैं। तीनों ही महत्वपूर्ण खनिज हैं जो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसीलिए छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। याद रखेंगे, भारत का रूर प्रदेश किस पठार को कहते हैं? छोटे नागपुर के पठार को कहते हैं। रूर प्रदेश क्या है? रूर प्रदेश जो है, रूर और राइन नदियां हैं यूरोप में, ठीक है, जर्मनी में। ये इन दोनों के बीच का क्षेत्र है जो कि खनिजों की दृष्टि से विश्व में अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण खनिज यहाँ पर उपलब्ध होते हैं जिसके कारण यह दुनिया में प्रसिद्ध है और इसी के उपनाम के आधार पर, इसी के नाम के आधार पर भारत का रूर प्रदेश कहलाता है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर भी खनिज संसाधन बहुतायत में मिलते हैं। छोटा नागपुर के पठार की उत्तर पूर्वी जो सीमा है वो राजमहल की पहाड़ियाँ बनाती हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ छोटे नागपुर के पठार की उत्तर पूर्वी सीमा बनाते हैं। रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है, एक चीज याद रखेंगे। दूसरी चीज खनिजों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 3 महत्वपूर्ण खनिज कोयला, लोहा और एल्यूमिनियम वर्तमान समय में किसी भी औद्योगिक विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए तीनों महत्वपूर्ण हैं, चाहे कच्चे माल के रूप में हो। कोयला, लोहा और एल्यूमिनियम बहुतायत में मिलते हैं। भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। रूर प्रदेश क्या है? जर्मनी का एक क्षेत्र है जो खनिजों की दृष्टि से बहुत संपन्न है और 2 नदियों रूर और रायन नदी, इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र जर्मनी में रूर क्षेत्र कहलाता है। राजमहल की पहाड़ी छोटे नागपुर के पठार की उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है। क्लियर? अब आता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक बहुत महत्वपूर्ण पठार है। भारत का सबसे विशालतम पठार है। भारत का सबसे विशालतम पठार है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का सबसे बड़ा पठार है, याद रखेंगे इस चीज को। इसकी उत्तरी सीमा जो है सतपुड़ा बनाती है और विंध्यन और सतपुड़ा बनाती है। दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा विंध्यन और सतपुड़ा बनाती है। इसके अलावा पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट बनाता है और पूर्वी सीमा जो है पूर्वी घाट बनाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो है एक दीवार की भांति दक्कन के पठारी क्षेत्र को ढके हुए हैं। सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। क्लियर है? यह लगभग त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। 8 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। 8 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। मैप में आप इन 8 राज्यों को पता करेंगे कौन कौन से हैं। दक्कन के पठार के अधिकांश भाग का निर्माण जो है क्रिटेशियस काल में हुआ था। क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी के उद्गार से उद्भेदन हुआ, जो दरारी उद्भेदन हुआ, उससे दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। हुआ क्या था, जब भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट के साथ जुड़ी हुई थी एक समय में, यहाँ पर भारतीय प्लेट थी और ये भारतीय प्लेट जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ठीक है, आगे बढ़ रही थी। बीच में यहाँ पर जब भारत अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ तो यहाँ इस क्षेत्र में एक द्वीप है, रियूनियन द्वीप, जो कि वोल्केनिक हॉटस्पॉट है। वोल्केनिक हॉटस्पॉट का मतलब यह है कि यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्भेदन जो है वो समय समय पर होता रहता है। लगातार यहाँ पर एक हॉटस्पॉट के रूप में है, चूंकि यहाँ तो तरल लावा जो है लगातार निकलता रहता है। तो भारतीय प्लेट जब इस प्लेट के ऊपर से इस द्वीप के ऊपर से गुजरी तो उस समय जो लावा का उद्भेदन हुआ उससे इस क्षेत्र में दक्कन के लावा पठार का निर्माण हो रहा है। लावा पठार का निर्माण हो रहा है। ठीक है, लावा पठार का निर्माण हो रहा है। क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण शुरू हुआ। इस पठार के 3 भाग हैं, एक महाराष्ट्र का पठार, दूसरा कर्नाटक का पठार और तीसरा आंध्रा का पठार, जिसके तेलंगाना और रायलसीमा 2 पठार है। तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। क्लियर है? महाराष्ट्र के पठार
का अधिकांश भाग काली मिट्टी से बना हुआ है। चूंकि ज्वालामुखी के जो लावा था उसका उद्भेदन हुआ, यहाँ पर दरारी उद्भेदन हुआ तो बहुत बड़े क्षेत्र में लावा का मैदान बन गया। इस लावा के मैदान का जब अपरदन हुआ, यहाँ पर चूंकि बेसाल्टिक चट्टानें थी तो ये बेसाल्टिक चट्टानें जो है अपरदित होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गई, जिससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो महाराष्ट्र का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर अधिकांशतः काली मिट्टी पाई जाती है। ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही सहायक होती है, बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवाती है कपास की खेती के लिए। इसके लिए इसको कपासी मृदा कहा जाता है। इसी काली मृदा को कपासी मृदा कहा जाता है अथवा रेगूर मृदा कहा जाता है। रेगूर मृदा, कपासी मृदा किसको कहते हैं? काली मिट्टी वाले क्षेत्र को, जो महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र में है, लावा निर्मित मैदान है, उसका अपरदन हुआ और उसे जो मिट्टी बनी काली मिट्टी, उसको कपासी मृदा अथवा रेगूर मृदा कहा जाता है। कर्नाटक का जो पठारी क्षेत्र है वह आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं जो धात्विक खनिजों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दो प्रमुख क्षेत्र हैं, कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी। कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी जो महत्वपूर्ण धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तेलंगाना का पठार जो है लावा निर्मित पठार है, यहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। रायलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश में स्थित है जहाँ आर्कियन काल की चट्टानें पाई जाती हैं। रायलसीमा का पठारी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है जो आर्कियन काल की चट्टानें पाई जाती है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में है। लगभग 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह क्षेत्र, इसके पश्चिम में अबूझमाड़ की पहाड़ियां हैं। दंडकारण्य का जो पश्चिमी क्षेत्र है इसमें अबूझमाड़ की पहाड़ियां हैं तथा पूर्वी सीमा जो है वो पूर्वी घाट बनाता है। पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी घाट और पश्चिम में अबूझमाड़ की पहाड़ियों के बीच में दंडकारण्य का पठारी क्षेत्र स्थित है। यहाँ पर गोंड जनजाति प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है गोंड जनजाति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिलोंग के पठार की बात करें तो शिलोंग के पठार को मुख्य रूप से मेघालय का पठार अथवा उत्तर पूर्वी पठार कहा जाता है। मेघालय का पठार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पठार का जो अधिकांश हिस्सा है वह मेघालय राज्य में है, इसलिए इसको मेघालय का पठार कहते हैं। चूंकि इसकी स्थिति उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, इसलिए इसको उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र भी कहा जाता है। शिलोंग का पठार एक स्वतंत्र पठार नहीं है, अलग से कोई पठार नहीं है। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है। शिलोंग का पठार की स्थिति जो है वह हिमालय के समीप है, लेकिन वास्तव में यह राजमहल की पहाड़ियों का ही पूर्वी हिस्सा है। राजमहल की पहाड़ियां आप याद करें तो आपको पता चलेगा कि राजमहल की पहाड़ियां छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र की उत्तर पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ियां बनाती हैं। या प्रायद्वीपीय पठारी जो क्षेत्र है, एक तरफ यहाँ अरावली पर्वतमाला हमने देखा था, इस प्रकार से इस मैप में देखें आप, यहाँ इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला थी और यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ थी। तो इस प्रकार की जो स्थिति थी, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है। और इसी का भाग है यहाँ पर शिलोंग का पठार। यानी कि शिलोंग का पठार जो है, जो चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं, जो संरचना यहाँ पर पाई जाती है, वह मुख्य रूप से इस प्रायद्वीपीय पठार से मिलती जुलती है। इसी का पार्ट है शिलोंग का पठार। लेकिन इन दोनों के बीच में एक गैप पाया जाता है, पाया जा रहा है। यह गैप कैसे बना? यह वास्तव में गैप यहाँ पर पहले चट्टानें थी, लेकिन बाद में गंगा नदी और सहायक नदियों के द्वारा इसको काट दिया गया और काटने के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र नीचे धंस गया। बाद में अब वर्तमान में गंगा नदी और सहायक नदियाँ जो मलबा लेके आती हैं वो इस क्षेत्र में जमा करती जाती हैं। मैदानी क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इस क्षेत्र को मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। मालदा गैप अथवा राजमहल गैप के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र को, मुख्य प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र को शिलोंग के पठार से अलग करने वाला जो गैप है उसको कहते हैं मालदा गैप। क्लियर है? मालदा गैप पश्चिम बंगाल में है, इसको राजमहल गैप के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? शिलोंग के पठार में 5 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और रेगमा। 5 पहाड़ियां शिलोंग के पठार के अंतर्गत ही आती हैं, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और रेगमा। इन्हीं से मिला है पठारी क्षेत्र। क्लियर है? इसमें गारो, खासी और जैंतिया जो हैं वो मेघालय में है और मिकिर और रेगमा असम का हिस्सा है। मिकिर और रेगमा असम का हिस्सा है। जो गारो, खासी, जैंतिया हैं वो कीप के आकार में फैली हुई हैं।
कीप के आकार में फैली हुई हैं। कीप के आकार में फैली होने के कारण जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब बंगाल की खाड़ी की शाखा इस क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो जैसे इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो हवाएं चारों तरफ घूमने लगती हैं, लेकिन ऊपर उठती हैं तो बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि ऊंचाई अधिक है इस क्षेत्र की, तो इस कारण से वो हवाएं बाहर नहीं निकल पाती। तो जो आर्द्रता लेकर के आती हैं अरब बंगाल की खाड़ी से, वो सारी की सारी आर्द्रता इसी क्षेत्र में त्याग देती हैं। यही कारण है कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है मासिनराम और चेरापूंजी, वह इन्हीं पहाड़ियों के बीच में स्थित है। क्लियर है? मिकिर और रेगमा असम में है। शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। सबसे ऊंची चोटी जो है शिलोंग के पठार की वह नोकरेक है, जो गारो पहाड़ी का हिस्सा है। गारो, खासी और जयंती आपने देखा था, इसी में गारो जो पहाड़ी है उसी में नोकरेक चोटी है। नोकरेक चोटी शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। गारो, खासी और जयंतिया जो हैं ये जनजातियां हैं उत्तर पूर्व की जनजातियां भी हैं, जिनके नाम पर इन पर्वतों का नामकरण हुआ है। क्लियर है? तो इसमें आपको क्या याद रखना है? मेघालय का पठार, उत्तर पूर्वी पठार, शिलोंग का पठार एक ही चीज है। शिलोंग का पठार स्वतंत्र नहीं होकर के राजमहल के पहाड़ियों का ही पूर्वी विस्तार है, लेकिन बीच में गैप बन गया, गंगा नदी और सहायक नदी द्वारा काट दिया गया क्षेत्र, जो वर्तमान में जलोढ़ का मैदानी क्षेत्र है। वर्तमान में भरा जा रहा है ये क्षेत्र, ठीक है ना। तो राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय के पठार के बीच में जो गैप है उसको माल्टा गैप अथवा राजमहल गैप के नाम से जाना जाता है। 5 पहाड़ियों का सम्मिलित रूप है शिलोंग का पठार। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है और मिकिर और रेगमा जो है वो असम में है। क्लियर है? इसके अलावा शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, जो गारो पहाड़ी का हिस्सा है। थैंक यू सो मच आप सबका।